नमस्कार दोस्तों, मेरे भाइयों, जितने भी पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के छात्र एवं छात्राएं, सभी को एजुकेशन सर्किल बीएस में वेलकम है। मेरे दोस्तों, आज आप लोगों के लिए क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर 1 से क्वेश्चन आंसर बताने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को एक नोट तैयार करने की सुविधा प्रदान होगी। यदि आप लोगों को ये अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों के बीच क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? क्या क्वेश्चन है? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाती है। क्या है? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। क्या होता है? जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाती है। क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती है। समझ गए मेरे दोस्तों? चलिए, आप लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है? बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है? क्या है क्वेश्चन? समझ गए? यानी क्या बहुकोशिकीय जीवों जो होती है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों पूरी नहीं हो पाती है? समझ गए? तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। बहुकोशिकीय जीवों के शरीर का अंग जटिल होते हैं। क्या होते हैं? बहुकोशिकीय जो जीव होता है उसका शरीर क्या होता है? शरीर का जो अंग होता है वो जटिल होते हैं, ठीक है, तथा सारी कोशिकाएं सीधे पर्यावरण के संपर्क में नहीं रहता है। क्या होता है? सीधे पर्यावरण के संपर्क में नहीं रहता है, इस कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति विसरण द्वारा संभव नहीं है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियां कौन कौन सी है? जीव जो होती है उसमें पोषण की 2 विधि होती है। क्या होती है? 2 विधि होती है। वो 2 विधि कौन कौन सी है? चलिए देख लेते हैं। जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियां इस प्रकार है। एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। समझ गए? कौन कौन सी होती है? एक स्वपोषण और दूसरी परपोषण। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? हरा पौधा जो होता है उसमें किस प्रकार का पोषण होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, हरा पौधे में जो होती है वो स्वपोषण प्रकार का पोषण पाया जाता है। क्या होता है? स्वपोषण प्रकार का पोषण पाया जाता है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? जंतु जो होती है, जैसे गाय भैंस जो होती है, उसमें कौन सी पोषण पाया जाता है? देख लीजिए, जंतुओं में परपोषण की विधि पाई जाती है। जंतुओं में क्या होती है? परपोषण की विधि पाई जाती है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 3 प्रकार के परपोषण विधियों के नाम लिखें। क्या गो हो? 3 प्रकार के। क्या गो प्रकार के? 3 प्रकार के परपोषण विधि के नाम बताना है। समझ गए? देखिए, 3 प्रकार के परपोषण विधि के नाम इस प्रकार है। कौन कौन सी है? मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी समपोषण। क्या है? प्राणी समपोषण। समझ गए? 3 विधि पता चल गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देख लीजिए आगे। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। क्या है? संपूर्ण जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसका रासायनिक समीकरण लिखना है। समझ गए? तो देख लीजिए क्या होता है रासायनिक समीकरण। क्या होता है? 6CO2 +
12H2O के बराबर क्या होता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? प्रकाश संश्लेषण जब होती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण जब होती है उसकी प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो क्या बनता है देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है? क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है? तो देख लीजिए इसका आंसर क्यों होती है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में जो होती है वो क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। क्या होता है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के आगे है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो देख लीजिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए निम्न पदार्थों की आवश्यकता होती है। देखिए कौन कौन होती है। पूर्ण हरित या क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल और चौथा सूर्य का प्रकाश। समझ गए? इन सभी पदार्थों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधे जो होती है वो CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? देख लीजिए कहाँ से होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। कहाँ से? वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, जिसमें CO2 वायुमंडल से पत्तियों के भीतर कोशिकाओं के विसरण या डिफ्यूजन द्वारा पहुंचती है। कैसे पहुंचती है? विसरण या डिफ्यूजन द्वारा पहुंचती है। समझ गए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों? चलिए आगे भी देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे है, कवक व जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है? क्वेश्चन क्या था? कवक व जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है? क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि कवक व जीवाणु में प्रकाश संश्लेषी वर्णक अर्थात क्लोरोफिल अनुपस्थिति रहते हैं। क्या रहते हैं? प्रकाश संश्लेषी वर्णक अर्थात क्लोरोफिल अनुपस्थिति रहते हैं, जिसके कारण कवक व जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। समझ गए? दूसरी भाषा में हम कहें तो क्योंकि ये सूक्ष्म जीव हैं जो घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में भोजन अवशोषित करते हैं। समझ गए? चलिए आगे का क्वेश्चन है, पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं? क्या है क्वेश्चन? पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम प्राणी संपोषण जंतु हैं। क्या है? प्राणी संपोषण जंतु हैं। समझ गए? चलिए अगला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों से बटा होता है? क्या है? मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों से बटा होता है? तो देख लीजिए, मनुष्य का आहार नाल जो होती है वो मुख्य गुहा, गर्शिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय आदि भागों से क्या होता है? बटा होता है। समझ गए?
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आगे का क्वेश्चन है, ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम लिखें। क्या है? ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम लिखें। ग्रसनी में क्या छिद्र होता है? 2, दोनों का नाम अब पूछ रहा है। ठीक है, देखिए ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम इस प्रकार है। कौन कौन सी होगा? एक होता है निगल द्वार। क्या होता है? एक होता है निगल द्वार और दूसरा क्या होता है? कंठ द्वार। क्या होता है? कंठ द्वार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आगे है, मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? मनुष्य में पाचन आहार नाल किस भाग से शुरू होता है? ठीक, तो देख लीजिए कहाँ शुरू होता है। मनुष्य में पाचन आहार नाल के मुंह से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है? मुंह से, जिसको मुख कहते हैं। ठीक है, मुंह से शुरू होता है। समझ गए? देखिए आगे का क्वेश्चन है आप लोगों का, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? क्या है? मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो देख लीजिए कहाँ होता है। मनुष्य के आहार नाल के छोटी आंत में। कहाँ? छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। समझ गए मेरे दोस्तों? चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे है, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? क्या है? क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? देख लीजिए, क्लोरोप्लास्ट। समझते हैं? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। समझ गए कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? क्या है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? तो पौधे क्या निर्माण करते हैं? भोजन। क्या करते हैं? निर्माण भोजन। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृत जीवी को क्या कहा जाता है? मृत जीवी जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो मृत जीवी को अपघटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपघटक। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कहता है जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? देख लीजिए, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे पोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोषी कहलाते हैं। समझ गए? अगला क्वेश्चन है आप लोगों को, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? क्या है? गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? कैसा पोषण होता है? तो गोबर छत्ता में मृत जीवी पोषण होता है। कैसा होता है? मृत जीवी पोषण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? क्या है क्वेश्चन? पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? तो कौन सा अंग? पत्तियों का रंध्रों या स्टोमाटा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है। समझ गए मेरे भाइयों? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? क्या है? पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? परपोषी। क्या कहते हैं? परपोषी। देखिए आगे का क्वेश्चन है आप लोगों का, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? अमीबा जो होता है, क्या होता है? अमीबा जो होता है उसमें भोजन का पाचन कहाँ होता है? भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसधानी में होता है। कहाँ होता है? भोजन रसधानी में होता है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? क्या है? मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? तो मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। समझ गए मेरे भाइयों? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को देख लेते हैं।
आगे का क्वेश्चन है, मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर, क्या है, मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देख लीजिए, मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को स्वाद कलियां कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाद कलियां कहते हैं। समझ गए? चलिए आगे है, मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुंचता है? क्या है? मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुंचता है? तो देखिए, मुख गुहा से भोजन ग्रास नली में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? मुख गुहा से भोजन ग्रास नली में पहुंचता है। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन है, ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाली सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाली सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? तो कर्मांकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्माकुचन। समझ गए? कर्मांकुचन कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो देखिए मेरे दोस्तों, आगे का जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? क्या है क्वेश्चन? समझ गए? कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो पेप्सिन। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? आहार नाल जो होती है, उस आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? तो छोटी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी आंत। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? क्या है क्वेश्चन? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो क्या है? यकृत। क्या है? यकृत। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? पाचन की जो क्रिया होती है वो कहाँ पूर्ण होती है? तो छोटी आंत में। कहाँ होती है? छोटी आंत में। समझ गए? देखिए आगे का जो क्वेश्चन है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? छोटी आंत और बड़ी आंत जो होती है उसके जोड़ पर अवस्थित होने वाली नली को क्या कहते हैं? तो सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम। समझ गए मेरे दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? क्या क्वेश्चन है? अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? तो कहाँ संचित रहता है? रेक्टम में। कहाँ रहता है? रेक्टम में। समझ गए मेरे भाइयों? तो आज के लिए इतना ही। मेरे भाइयों एवं मेरे दोस्तों जो भी हैं इस क्लास को पढ़ने वाले, यदि आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब और साथ ही साथ शेयर कीजिए। आज के लिए थैंक्स।